नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज की लिए आपके लिए नहीं है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ इसमें से जो है कौन सा सुमित नहीं है अपने आप में, तो इसमें से सी जो इलाहाबाद में कुंवर सिंह है ये आपके क्या है, सुमित नहीं है। ठीक है, और बाकी 1857 का जो रेवोल्यूशन है इस पर खूब सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इनको क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं और संभवतः ये भारत के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं अपने आप पे। बड़ी बात है अपने आप पे। भारतीय थल सेना प्रमुख जो है कौन है, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। कई बार सेना प्रमुखों के नाम पूछ लेता है, तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज यानी कि यूएस आर्मी वॉर कॉलेज कार्लिस्ले बैरकस के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और यह सम्मान भारत और अमेरिका के बीच निरंतर प्रगाढ़ होते रक्षा संबंधों और उच्च स्तरीय कूटनीति के संबंधों को रेखांकित करने का प्रयास करता है भाई साहब। ठीक है, और खास बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले ये जो है उपेंद्र त्रिवेदी तीसरे भारतीय सेना प्रमुख जो है बन गए हैं। इनके पूर्व केवल जनरल बीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह, आपने सुना होगा इनका नाम, इनको इस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। तो इन तीनों का नाम जो है आपको क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। यानी कि जनरल उपेंद्र त्रिवेदी तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इनके पहले दो व्यक्ति और थे, कौन कौन से, एक जनरल विक्रम सिंह और एक जनरल वीके सिंह, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये खास बातें रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज से अगर हम ऐतिहासिक जुड़ाव की अगर बात करते हैं तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी स्वयं इस प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उन्होंने यहां के पाठ्यक्रम में डिस्टिंग्विश्ड फेलो, ठीक है, की उपाधि प्राप्त की है, जो उनके पेशेवर सैन्य कैरियर की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को क्या करता है, पुष्ट करता है अपने आप में। तो ये खास बातें रही हैं। बाकी कई सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं कि अमेरिका गए तो वहां पर क्या काम किया, कैसे काम किया। और आप जानते हो कि आजकल इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीति भी काम कर रही है और इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। बताओ। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को हाल ही में किस अमेरिकी संस्थान के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? यूएस नेवल फॉर कॉलेज, यूएस आर्मी फॉर कॉलेज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई साहब? अभी तो हमने बताया है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। गिव मी योर आंसर्स बाबूजी लोग। देखो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि यूएस आर्मी वॉर कॉलेज। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि पंचायती राज का जो चैप्टर है अपने आप में, जिसमें 73 और 74 अमेंडमेंट किया गया, आप जानते होंगे। ये भी आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार यहां से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है, उसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के ऐतिहासिक अवसर का क्या करता है, स्मरण कराता है। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को एक संगठित और सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम दरअसल 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में क्या हुआ, लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, 73, 74 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पंचायती राज व्यवस्था ही चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अलग अलग समितियां बनी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है, जीवी.के. राव समिति। ये सब समितियों पर प्रश्न बनते हैं कि इनका गठन कब किया गया था और इन्होंने पंचायतों को लेकर के कौन कौन सी अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी, यानी कि इनके रिकमेंडेशन क्या क्या थी। ठीक है, तो ये जो है आपका
24 अप्रैल 1993 से क्या हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। और इसी ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए 2010 से प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संशोधन के यानी कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के भाग में ये लिखा हुआ जो और 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल में जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए 29 विषय जो है इसमें जोड़े गए। और इस 29 विषयों से आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ कौन से विषय इसमें से पंचायतों में शामिल हैं और कौन से 29 विषयों में शामिल नहीं है। तो यह भी बड़ी बात है, अपने आप पे ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा इसमें, ठीक है, कि भाई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गठन हो किया जाएगा, मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति बनेगी, जिला स्तर पर जिला परिषद बनेगी अपने आप पे, ठीक है। तो ये खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ग्राम सभा, फिर अक्षर व्यवस्था, इसमें SC ST के लिए सुविधाएं, सारी चीजें आपको इसमें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जो नगर निकाय होते हैं, इनका चुनाव कौन कराता है बताए भाई? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कौन कराता है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? इसका उत्तर अगर आप लोग दे पाएं तो प्लीज देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आप एग्जाम में अक्सर जो है क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आपको जो है जरूर देना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसका आंसर हमें जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी इसके महत्व पर चर्चा की गई, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अलग से। चलिए, अब प्रश्न बताइए जो कि आपके लिए है इंपॉर्टेंट ज्यादा, और टास्क के रूप में आपको देता हूं कि आप पंचायती राज के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पंचायती राज बहुत प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग आर्टिकल, आपके समितियां, इनका उनकी संस्तुतियां, 73 74 अमेंडमेंट, ये सब बहुत प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, कई बार प्रश्न यहां से बने हैं एग्जाम में। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्या करनी है, रेडी करते हुए चलनी है आपको, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न इस पर जो बन रहा है, आप इसका उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में यह तिथि किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करती है भाई साहब? इस दिन बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस दिन 73वां संविधान अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। इस दिन राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। इस दिन संविधान सभा ने अनुच्छेद 40 को अपनाया था। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताओ? इतना आसान सा प्रश्न है, आप नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे? ये हो जाएगा बी, है ना? बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण जो अभी हाल ही में जो है शुरू किया गया, आप जानते होंगे। तो जो ये किसका है? ये भारत और उज्बेकिस्तान का है। मैंने कई बार कहा भी आपसे, ठीक है, कि सारे सैन्य जो अभ्यास होते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, उनको पढ़ लिया करिए। प्रमुख देशों के बारे में जरूर पढ़ना है। भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान, ठीक है, भारत अमेरिका, भारत उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, भारत चीन। तो ऐसे आप मिलिट्री एक्सरसाइज को आप जरूर पढ़िएगा। ये इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों ने आपस में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें दोनों देशों के जो है सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के 60 कर्मियों वाले दल ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इनमें भारतीय थल सेना के 45 कर्मी और भारतीय वायुसेना के 15 कर्मी इसमें शामिल थे। वायुसेना की भागीदारी इस अभ्यास को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करती है। उज्बेकिस्तान की अगर बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों की ओर से भी 60 कर्मियों ने इसमें भाग लिया अपने आप में। क्यों? इसका क्या फोकस क्षेत्र रहा है? आतंकवाद रोधी अभियान, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को पर इस पर विशेष जोर दिया गया, ताकि प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यानी कि जनादेश के तहत अर्ध शहरी, सेमी अर्बन और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने की क्षमता को बढ़ावा देना, अवैध शस्त्र समूहों को निष्क्रिय करना, यह भी एक इस जो है पूरे अभ्यास का एक पार्ट रहा है। राजनीतिक सहयोग की बात करें तो यह भी इसमें जो है, इसमें युद्ध कौशल और सामरिक अभ्यास और नई सैन्य तकनीकों को साझा करने का अवसर भी प्रदान किया गया इसमें, ठीक है। हालांकि अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें इस युद्धाभ्यास की, तो यह अभ्यास दरअसल 2019 में शुरू हुआ था। इसका पहला संस्करण उज्बेकिस्तान के ताशकंद के पास आयोजित किया गया था, जो कि आपके क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट,
ठीक है। यह अभ्यास भारत की करेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने आप में। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यासों की शुरुआत और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में प्रश्न पूछता है, और ऐसे युद्धाभ्यासों पर आपकी नजर जो है एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सब नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। बस मध्य एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। तो आईआर, अगर आप लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी तैयारी करते होंगे तो आईआर में ऐसे कई सारे जगहों पर जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं आप एग्जाम के लिए कि भाई बताओ इन दो देशों के मध्य में क्या क्या समझौते हुए हैं और क्या इसके निर्णायक जो है निर्णय लिए गए अलग अलग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आ जाएगा इस पर प्रश्न छोटा सा, ठीक है। हाल ही में संपन्न भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पिथौरागढ़ भारत, ताशगंज उज्बेकिस्तान, रानीखेत भारत या फिर नमनगढ़ उज्बेकिस्तान? देखो भाई कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो जरा। उज्बेकिस्तान के नमनगढ़ में, नमनगढ़, ठीक है, ये देखो तो कहां पर है, ये देखो नमनगढ़ उज्बेकिस्तान, यानी कि डी वाला आंसर इसमें हो जाएगा सही। यहीं पर जो भी 7वां संस्करण किया गया है। अच्छा, इसका पहला संस्करण भी कहां पर किया गया था? उज्बेकिस्तान में किया गया था। कब किया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई? 2019 में। पहला संस्करण इसका कब हुआ था? 2019 में, वो भी उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद रहेगा। चलो, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस आप जानते होंगे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और आज भी जो है पुस्तकों का अपना एक अलग जो है स्थान है। तो 23 अप्रैल को जो है वैश्विक स्तर पर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। यह दिवस ज्ञान, साहित्य सृजन, पठन पाठन की संस्कृति और बौद्धिक संपदा के संरक्षण के प्रति वैश्विक चेतना का प्रतीक है अपने आप में। यूनेस्को के नेतृत्व में यह आयोजन साहित्यकारों को सम्मानित करने और पुस्तकों को पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच एक पुल के रूप में स्थापित करता है अपने आप में। तो ये भी क्या है, अपने आप में खास बात है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलिए, और अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1995 में, कब? 1995 में पेरिस में, ठीक है, आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई थी। और 23 अप्रैल की तिथि विश्व साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन वर्ष 1616 में विश्व के महानतम रचनाकारों कौन कौन? विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंटिस और इनका गार्सिलासो डे ला वेगा का निधन भी हुआ था। इस तिथि का चयन यह संदेश देता है कि मनुष्य नश्वर है, किंतु पुस्तकों के माध्यम से उसके विचार अनंत काल तक क्या रहते हैं, बने रहते हैं, या फिर यूं कहिए कि अमर रहते हैं। आज आपने जो किताबों के माध्यम से जो बातें लिखी, आपकी बातों को कई सालों तक निरंतरता के साथ लोग जानेंगे, समझेंगे। इसलिए अपने आप में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने कंटेंट पर और अपने चीजों पर फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे और खूब 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 आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, है ना। चलिए, बाकी ये सब आप एक बात देखिएगा क्या होता है। स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज दिवस मनाने की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है। इस दिन लोग प्रेम और सम्मान के प्रतीक स्वरूप एक दूसरे को पुस्तक और एक गुलाब भेंट करते हैं। यह पुस्तक ज्ञान एवं विवेक का प्रतीक होता है, जबकि गुलाब मानवीय संवेदनाओं और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह परंपरा ज्ञान और भावनाओं के मध्य संतुलन को दर्शाती है। कई बार आप लोग रोज देते होंगे किसी को, आप गुलाब का फूल किसी को देते हैं तो गुलाब के फूल के साथ में क्या करिए, एक जो है छोटी सी अच्छी पैसे किताब दीजिए, किताब के बीच में एक सुंदर सा गुलाब दे दीजिए किसी को, कितना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और जब आप किसी को और कहीं पर जाते हैं तो मिठाई के नाम पर, पैसे के नाम पर छोटा सा पुष्प या कोई एक अच्छा सा पौधा दीजिए, जिससे कि चीजें अच्छी रहे। तो ये सब चीजें आप करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, यूनेस्को का फोकस क्षेत्र वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को ने विशेष रूप से बहुभाषावाद पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों तक समावेशी पठन सामग्री और साहित्य की पहुंच क्या करना है, सुनिश्चित करना है अपने आप पे, ठीक है भाई। चलिए, अब आप जाएगा प्रश्न, इसमें से बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न क्या है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है अपने आप में? रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रबात मोरक्को, मैड्रिड स्पेन, स्ट्रासबर्ग फ्रांस। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
बात में रखो। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसिलिक्लाइटिस, ये क्या है भाई साहब? अभी हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया गया कि भैया महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसिलिक्लाइटिस से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। यह क्या है? एक जानलेवा, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि मस्तिष्क से क्या रिलेटेड है अपने आप में, और इसके लिए अभी तक कोई खास काम नहीं किया गया है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसिलिक्लाइटिस, जिसे डॉसन रोग भी कहा जाता है, दिमाग का बढ़ता हुआ एक विकलांग करने वाला एक विकार अपने आप में डिजीज है भाई साहब, जो खसरा वायरस के लगातार इन्फेक्शन के कारण फैलता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई विशेष कार्य जो है भैया नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें इस बीमारी के, यह बीमारी आमतौर पर किसी व्यक्ति के खसरे से ठीक होने के कई साल बाद एक असामान्य इम्यून रिस्पांस या म्यूटेट हुए वायरस के कारण फैलती है। कि खसरा हुआ था, सही हो गया, उसके बाद वायरस म्यूटेट होता है, फिर आपको यह रोग हो जाता है। यह एक दुर्लभ स्थिति होती है जो लगभग 50,000 खसरे के मामलों में से एक में होती है और मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती है। इसमें लड़के ज्यादा संवेदनशील होते हैं इस मामले में। तो ये बातें रही है, चर्चाओं में रही हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसी डिजीजेस जब चर्चाओं में रहती हैं तो उसमें प्रश्न पूछा आता है। अच्छा, कल मैं एचईओ की क्लास जो मैं लेता हूं शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, 4:30 का टाइम मान लीजिए, 4:35 का मान लीजिए टाइम, तो उसमें ये चीजें फिक्स रहती हैं आपके लिए, है ना। कि मैंने बताया कि भाई रोग क्या होता है, बीमारी क्या होती है, रुग्णता क्या होता है, याद है आप लोग को? मैंने सब बताया हुआ आपको। चलिए, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसिलिक्लाइटिस किस तरह की बीमारी है जिसके बारे में हाल ही में खबरों में देखा गया है? किस प्रकार की बीमारी है बताइए? ए ऑप्शन, मांसपेशियों को प्रभावित करने वाला एक अनुवांशिक विकार है, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, वायरस से होने वाली एक बढ़ती हुई न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, या ऑटोइम्यून त्वचा रोग है अपने आप पे? बताओ। सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के रूप में हम इसको जान सकते हैं क्योंकि न्यूरो प्रॉब्लम इसमें हो जाती है अपने आप पे। ठीक है, सी बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एआई की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हैफनियम ऑक्साइड मेमरिस्ट विकसित कर दिया अभी हाल ही में। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हैफनियम ऑक्साइड, क्या हैफनियम ऑक्साइड मेमरिस्टर बनाया है। यह दिमाग से प्रेरित एक नैनो डिवाइस है जो एआई की ऊर्जा खपत को क्या करेगा? काफी हद तक कम कर देगा अपने आप पे। मेमरिस्टर, मेमोरी प्लस रेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिनका रेजिस्टेंस पिछले करंट फ्लो पर निर्भर करता है, जिससे यह पिछली इलेक्ट्रिकल स्थितियों को याद रख पाता है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक आम रेसिस्टर के उलट मेमरिस्ट का रेजिस्टेंस बदलता रहता है और करंट बंद होने पर भी यह अपनी स्थिति बनाए रखता है। मेमरिस्टर नैनो स्केल डिवाइस होते हैं जिन्हें कम ऊर्जा की जरूरत होती है और आमतौर पर इन्हें मेटल इलेक्ट्रोड के बीच टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। कुछ समझ में आया? हमको भी नहीं आया क्योंकि ये प्रश्न मैंने बाद में डाला था एकदम से जल्दबाजी में, इसलिए हमको भी समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिए, हो सकता है कि कभी आप एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, एआई की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ये जो है हैफनियम ऑक्साइड जो है एक अपने आप में ये एक जो तंत्र है जो इसको विकसित किया गया। बस इतना आप समझिए, ठीक है, कि इसका क्या फायदा होगा। बस ये एक नया चीज जो है, एक टूल जो है डेवलप किया गया अपने आप पे, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है अपने आप में ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताओ अब इस पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका। किस विश्वविद्यालय ने एआई की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हैफनियम ऑक्साइड मेमोरिस्टर विकसित किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? अभी देखो क्या था यहां पे, देखो ये देखो लिखा था भाई साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बस क्या हो जाएगा ये देखो, सी इज द राइट आंसर। चलो भाई, लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब भाई क्या है भाई साहब? अभी हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद उत्तराखंड में यमुना नदी पर 300 मेगावाट का लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से उत्तर भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। लखवार प्रोजेक्ट देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास स्थित है, एक बहुउद्देशीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा
विकसित किया जा रहा है अपने आप में। तो ये खास बात है, पूछ रहे कि भैया बताओ लखवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां का है? उत्तराखंड का है, ध्यान रखिएगा। इसमें 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम, 3 स्टील लाइंड पेनस्टॉक और 1 भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इसमें 100 मेगावाट के 3 वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन भी इसमें क्या है, लगी हुई हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए बताइए लखवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ए उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटका। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड इज द राइट आंसर बॉस। ठीक, रिलीफ निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप योजना। सरकार ने पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक उथल-पुथल के कारण समुद्री व्यापार पर पड़ रहे असर को देखते हुए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत रिलीफ, ठीक है, योजना का विस्तार किया, जिसको क्या कहते हैं, निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप। रिलीफ योजना मार्च 26 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह उन भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है जिन्हें खाड़ी क्षेत्र में माल ढुलाई की उच्च लागत, बढ़े हुए प्रीमियम और युद्ध से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ा है। सरकार इनकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। हालांकि ये न्यूज को मैंने आपको पढ़ाया है। इसे नोडल एजेंसी के तौर पर निर्यात ऋण गारंटी निगम के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसका मुख्य जोर बीमा सुविधा और जोखिम कवरेज को क्या करना होता है, कम करना होता है, ताकि भारत में भी महंगाई पर ज्यादा असर ना पड़ने पाए अपने आप में। तो बताओ कि रिलीफ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मुझे लगता है ये वाला होगा, ए वाला होगा। ठीक है, अब आज आपके छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न क्या है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 के तहत विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकतम वैधानिक सीमा क्या निर्धारित की गई है? इस पर एक आर्टिकल हमने आपको कराया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका तो बताइए। इट्स वेरी इजी, है ना, बताइएगा। अब आपके लिए प्रश्न है, भारत में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात से जुड़ी नैतिक और कानूनी दुविधाओं का विश्लेषण कीजिए। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 अजन्मे बच्चे के अधिकारों और मां की प्रजनन स्वायत्तता, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है? जल्दी से आप इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, बाकी कल हमने प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो उसका उत्तर यहां पे लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस सीमा तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की है? ये यहां पर एक अच्छा सा प्रश्न लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय जागृति के लिए योगदान, सामाजिक कृतियों के विरुद्ध संघर्ष, यानी कि सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद और महिला शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं को चुनौती दी अपने आप में। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। इससे समाज में तर्कवाद और प्रगति सोच जो है क्या हुई, डेवलप हुई अपने आप में। धार्मिक पुनर्व्याख्या और क्या है, आत्मगौरव। इन आंदोलनों ने भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो का नारा दिया। इससे भारतीयों में सांस्कृतिक आत्मविश्वास और विदेशी शासन के विरुद्ध जो है एक असंतोष बढ़ा। शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के विचार फैले अपने आप में। एकता और राष्ट्र की भावना और बढ़ी अपने आप में। स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक आधार बना क्या, समानता और अधिकारों की चेतना, यानी कि इन आंदोलनों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जो आगे चल करके राजनीतिक अधिकारों की मांग में बदला। सामाजिक सुधार से राजनीतिक सुधार की ओर। सामाजिक सुधारों ने समझ विकसित किया कि यदि समाज बदल सकता है तो शासन भी बदल सकता है, और इसीलिए लोगों ने देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। संगठनों और आंदोलनों की परंपरा, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे संगठनों ने खूब ज्यादा व्यापक स्तर पर काम किया और लोगों को जगाने का काम किया। उस समय लोग गाते थे सुबह सुबह कि उठ जा के मुसाफिर भोर भई बरे ने कहा, जो सोवत है, जो सोवत है, जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस प्रार्थना के साथ लोगों को जगाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि इसमें लिमिटेशंस रही। यह आंदोलन मुख्यतः शहरी और शिक्षित वर्गों तक सीमित थे। ग्रामीण जनता का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई दिया। कुछ आंदोलन धार्मिक पुनरुत्थान की ओर झुके, जिसमें व्यापक एकता बाधा इसमें आई देखने को। निष्कर्षतः 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारत में मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति लाई। इन्होंने सीधे स्वतंत्रता संग्राम नहीं चलाया, लेकिन राष्ट्रवाद की नींव रखी, जिस पर आगे चल करके राजनीतिक आंदोलन का निर्माण हुआ अपने आप में।
इन्होंने नींव रखी थी, उसके बाद जो है फिर आपके जो अलग अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भैया यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप सारे कोर्स में हमारे एडमिशन ले सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और HEO का हमारा बैच चल रहा है। HEO में हम लोग प्रॉपर जो है आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कराएंगे। HEO की फीस 5000 है, ऑफर में मिल जाएगा आपको ये कितना 2500 में। इसमें आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के वीडियो लेक्चर, उसके बायोलॉजी नोट्स आपको, 20 टेस्ट सीरीज आपको, PYQs आपके और प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन और वीडियो मिलेगा आपको। इसके लिए आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है, इसी नंबर पर HEO लिख करके या सीधे कॉल कर लीजिएगा एक बार। तो ये सारा चीज आपको मैंने यहां पर बता दी है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। 1 मई से संभवतः जो है हम लोग लाइव क्लास क्या करेंगे 10:30 बजे के आसपास, ठीक है। ये सूचना मैं आपको दे दूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत लोग आज फास्ट होंगे, जाइए कुछ खाइए पीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु Decode एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। Decode एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।